स्टार्ट हो गया। अभी ठीक है, सामने दिख रहा है, तेरे साथ नहीं है? गुड मॉर्निंग एवरीवन, हाउ आर यू? एवरीथिंग इज गुड। चलिए, आफ्टर अ लॉन्ग टाइम हमारा यूट्यूब चैनल फिर से स्टार्ट होने वाला है। तो अभी हम लोग क्या करेंगे, क्योंकि बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है, काफ़ी ज़्यादा चैप्टर्स हमें करने हैं, काफ़ी कुछ छूटा हुआ है, लॉकडाउन में काफ़ी प्रॉब्लम चल रही थी। तो अभी हम लोग कुछ इंपॉर्टेंट चैप्टर पर फोकस करेंगे और कोशिश करेंगे कि हमारा कुछ ऐसे चैप्टर का कॉन्सेप्ट क्लियर हो जो थोड़ा सा लिंकअप ना हो, ठीक है। यानी कि अभी हम सेपरेट सेपरेट चैप्टर को लेके चलेंगे, जो सेपरेट चैप्टर हो, जिसका बाकी किसी चैप्टर से कोई लेना देना नहीं है। तो अभी क्या है, आप लोग देखिए प्रैक्टिकल की भी तैयारी कर रहे हैं, प्रोजेक्ट की तैयारी कर रहे हैं, ठीक है, आपको वाइवा भी देना है। तो आप लोग एक प्रैक्टिकल में जो आपके क्वेश्चन आएगा वो आएगा बहुत इंपॉर्टेंट, कैश फ्लो स्टेटमेंट। कौन सा चैप्टर आएगा? कैश फ्लो स्टेटमेंट। तो अभी हम लोग क्या करेंगे, कैश फ्लो स्टेटमेंट को ही पढ़ना स्टार्ट करेंगे। कैश फ्लो स्टेटमेंट। अभी बहुत से लोग शायद नाम सुने होंगे, बहुत से लोग नाम नहीं सुने होंगे, ठीक है। तो मैं बता दूं, कैश फ्लो स्टेटमेंट आपके पार्ट बी, क्योंकि आपको मालूम होना चाहिए कि आपकी 2 पार्ट की बुक होती है, पार्ट ए और पार्ट बी। तो ये हमारे पार्ट बी का सबसे लास्ट चैप्टर है, चैप्टर नंबर 6, ठीक है। पढ़ना है पार्ट बी, चैप्टर नंबर 6, कैश फ्लो स्टेटमेंट। अभी हम सबसे पहले बात करेंगे कि कैश फ्लो स्टेटमेंट एक पर्टिकुलर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड में क्रिएट होता है, जिसको हम बोलते हैं अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 3 रिवाइज। स्टूडेंट, इसका वाइवा में भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि विच अकाउंटिंग स्टैंडर्ड मेंटेन कैश फ्लो स्टेटमेंट। तो आपका क्लियर कट आंसर होगा अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 3 रिवाइज। क्लियर हो गया सबको? इसके बाद हम बात करते हैं कि अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 3 रिवाइज में ये कैश फ्लो स्टेटमेंट का क्या मतलब है। अगर कैश फ्लो स्टेटमेंट की मीनिंग हम बात करें कि कैश फ्लो स्टेटमेंट का क्या मतलब है, तो यहाँ पे आप पहले कैश का अलग मतलब समझेंगे, फ्लो का अलग मतलब समझेंगे और स्टेटमेंट का अलग मतलब समझेंगे, तब आपको कैश फ्लो स्टेटमेंट की मीनिंग क्लियर होगी। तो कैश में आपको 3 वर्ड इंक्लूडेड है। इट इंक्लूडेड 3 इंपॉर्टेंट टर्म्स। फर्स्ट, कैश इन हैंड, यानी आपके लिए नॉर्मली कैश क्या है, यही कैश होता है आपके लिए। आपके पर्स में जो कैश होता है, आपके हाथ में जो कैश होता है, अगर एक बिजनेसमैन की बात करें तो बिजनेसमैन के लॉकर में जो कैश होता है, दैट इज कॉल्ड कैश इन हैंड। तो कैश इंक्लूडेड इटसेल्फ कैश इन हैंड। अगेन सेकेंड टर्म, कैश एट बैंक, यानी कैश इन हैंड, और आपका पैसा जो बैंक में रखा हुआ है वो भी आपका किसके अंदर इंक्लूड होता है, कैश के अंदर होता है। इसके अलावा थर्ड इंपॉर्टेंट वर्ड होता है वेरी शॉर्ट टर्म मार्केट इन्वेस्टमेंट। स्टूडेंट, अगर हम वेरी शॉर्ट टर्म मार्केट इन्वेस्टमेंट की बात करें तो हम वेरी शॉर्ट टर्म मार्केट इन्वेस्टमेंट किसको कह सकते हैं? वो जो हमारे क्या होते हैं, लेस देन 3 मंथ्स में कैश में कन्वर्ट हो जाए, उन्हें हम कहते हैं वेरी शॉर्ट टर्म, या फिर हम कह सकते हैं क्विकली कन्वर्टेबल इनटू कैश। इट्स कॉल्ड वेरी शॉर्ट टर्म मार्केट इन्वेस्टमेंट। तो अगर हम बात करें इन सब को मिला के, यानी कि कैश इन हैंड प्लस कैश एट बैंक प्लस वेरी शॉर्ट टर्म मार्केट इन्वेस्टमेंट, इसको हम कहते हैं कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। क्या कहते हैं? कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। तो आपको क्वेश्चन में अलग से पूछा जाएगा व्हाट डू यू मीन बाय कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, तो आप बता देंगे कैश एंड कैश इक्विवेलेंट का मतलब ये तीनों आइटम आपके क्या होते हैं, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट होते हैं। क्लियर हो गया सभी को? बोलिए। यस सर। बोल सकते हैं, इतना तो बोल ही सकते हैं। अब फ्लो का क्या मतलब है? फ्लो का 2 मतलब है, ठीक है। जब आप जैसे नॉर्मली किसी नदी किनारे खड़े हो तो आपको क्या लगेगा, फ्लो, नदी कब बह रही है। जब आप ऐसे खड़े हो, पानी ऐसे आ रहा है, ऐसे जा रहा है, अरे पानी ऐसे आके भी ऐसे जा सकता है, कहने मतलब फ्लो क्या है। अगर पानी रुका हुआ है तालाब में तो क्या फ्लो में है? नहीं है। फ्लो तभी होगा जब आपको उसमें इनफ्लो एंड आउटफ्लो दोनों वर्ड अगर उसमें इंक्लूडेड होंगे। तो यहाँ पे भी आप देखिए, अगर हम फ्लो की बात करें तो फ्लो का मतलब होता है इनफ्लो और आउटफ्लो, यानी फ्लो वर्ड में ही 2 वर्ड इंक्लूडेड है। क्लियर हो गया? अब अगर हम कैश फ्लो की बात करें तो कितना कैश आ रहा है, इनफ्लो मतलब आना एंड आउटफ्लो मतलब पैसा जाना। क्लियर होगा सबका? तो यहाँ पे अगर हम बात करें कैश फ्लो, तो एक बिजनेस में कितना कैश आ रहा है, कितना कैश आ रहा है। अब अगर हम स्टेटमेंट की बात करें, यानी कि ड्यूरिंग द अकाउंटिंग पीरियड, एक अकाउंटिंग पीरियड में एक ऐसा स्टेटमेंट जो कि आपको ये बताए कि कितना कैश आ रहा है, सोर्सेज ऑफ मनी,
एंड कितना कैश जा रहा है, यूजेज ऑफ मनी, सोर्सेज ऑफ मनी है, यूजेज ऑफ मनी। जो स्टेटमेंट आपको शो करता है उसी स्टेटमेंट को क्या बोलते हैं, कैश फ्लो स्टेटमेंट। क्लियर हो गया सबको, नोट करिए इसको। ओके तो हम लोगों ने कैश फ्लो स्टेटमेंट समझ लिया कि व्हाट डू यू मीन बाय कैश फ्लो स्टेटमेंट, कितना कैश हमारे पास आ रहा है इनफ्लो एंड कितना कैश जा रहा है यानी आउटफ्लो, सोर्सेज ऑफ मनी एंड यूजेस ऑफ मनी। यही हमारा स्टेटमेंट जो शो करता है उसको हम क्या कहते हैं, कैश फ्लो स्टेटमेंट। अब स्टूडेंट सोचने वाली बात यह है कि अगर मान लीजिए आपके पास 1 लाख रुपीज है, आपके घर में मान लीजिए 1 लाख रुपीज है, तो वो फ्लो कब होगा, मतलब आपके पास पैसा रखा हुआ है तो वो पैसा आएगा या जाएगा कब, फ्लो में कब होगा, जब आप कोई एक्टिविटी करेंगे। अगर आप कोई एक्टिविटी करेंगे ही नहीं तो फिर क्या होगा, वो पैसा फ्लो होगा, नहीं होगा। तो ऐसे ही बिजनेस में अगर हम एक्टिविटी की बात करें तो बिजनेस में बेसिकली 3 टाइप्स की एक्टिविटी होती है, ठीक है। कि बिजनेस में अगर हम बात करें कि हमारे बिजनेस में कितनी टाइप की एक्टिविटी होती है, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ एक्टिविटीज इन अ बिजनेस, ठीक है। तो बेसिकली बिजनेस में 3 टाइप्स की एक्टिविटी होती है। कौन कौन सी एक्टिविटी होती है, सबसे पहले हमें क्या करना पड़ता है, फाइनेंसिंग एक्टिविटी करनी पड़ती है। जैसे आप लोगों ने अगर शेयर का नाम सुना होगा कि कंपनी शेयर क्यों इशू करती है, क्योंकि कंपनी को पैसा चाहिए होता है। तो कुछ आइटम ऐसे होते हैं जो हमें पता है कि वो सिर्फ और सिर्फ फाइनेंसिंग एक्टिविटी में जाते हैं, क्योंकि बिजनेस में फाइनेंस मतलब पैसे का जुगाड़ करना, अरेंजमेंट करना। तो फाइनेंसिंग एक्टिविटी में क्या हो गया, आपका शेयर, डिबेंचर एंड लॉन्ग टर्म लोन, ये हमारे कुछ आइटम ऐसे होते हैं जो आपको पता है कि ये सिर्फ और सिर्फ किस एक्टिविटी में जाएंगे, फाइनेंसिंग एक्टिविटी में जाएंगे। स्टूडेंट थोड़ा यहाँ पे आप लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, ध्यान दीजिएगा कि शेयर पे हम इशू की बात कर रहे हैं। अगर हमने किसी कंपनी का शेयर खरीद लिया इट मींस कि वो क्या हो गया, हमने किसी कंपनी का शेयर खरीदा मतलब वो इन्वेस्टमेंट हो गया, तो वो यहाँ नहीं आएगा। यहाँ पे कौन से शेयर की बात हो रही है, इशू ऑफ शेयर की बात हो रही है। इशू ऑफ शेयर हमारा कहाँ पर आएगा, फाइनेंसिंग एक्टिविटी में। इसके बाद नेक्स्ट हमारी होती है ऑपरेटिंग एक्टिविटी। ऑपरेटिंग एक्टिविटी का मतलब हम बिजनेस को ऑपरेट करें, यानी कि जो मेन हमारी बिजनेस की ऑपरेटिंग एक्टिविटी होती है। तो हम यहाँ पे कह सकते हैं कि परचेज एंड सेल ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, ठीक है। परचेज एंड सेल ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज हमारा कहां पर आएगा, ऑपरेटिंग एक्टिविटी में आएगा। इसके बाद अगर हम बात करते हैं कि इन्वेस्टिंग एक्टिविटी, अच्छा इन्वेस्टमेंट का मतलब क्या होता है, पहले ये समझिए। जब हम कहीं पे पैसा लगाते हैं ये सोच करके कि हम उस पैसे से और पैसा कमाएंगे, दैट इज कॉल्ड इन्वेस्टमेंट, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। तो आप देखेंगे कोई भी जो बिजनेसमैन होता है या कोई भी बिजनेस होता है वहां पे फाइनेंसिंग एक्टिविटी एंड उसकी मेन यानी जो ऑपरेटिंग एक्टिविटी के साथ साथ वो क्या करता है, पैसे को इन्वेस्ट भी करता रहता है। इससे क्या होता है, आप देखेंगे कोई बिजनेस पहले छोटा होता है, धीरे धीरे वो बिजनेस क्या हो जाता है, बड़ा हो जाता है, वो अपने बिजनेस का एक्सपेंड करता है। तो सोच के देखिए कि मान लीजिए आप 100 रुपए कमा रहे हैं, 100 रुपीज आप अर्न कर रहे हैं और आप 100 रुपीज एक्सपेंस भी कर दे रहे हैं, तो क्या आप कभी ग्रो कर पाएंगे? ग्रो करने के लिए क्या करना पड़ेगा, आपको सेव करना पड़ेगा। सेव करने के बाद जो पैसा ज्यादा सेव हो जाएगा तो आप क्या करेंगे, उसको इन्वेस्ट कर देंगे। तो कहने का ये मतलब है कि एक बिजनेसमैन में फाइनेंसिंग ऑपरेटिंग के साथ साथ वो पैरेलल में ही इन्वेस्टिंग एक्टिविटी भी अपनी करता रहता है। तो क्वेश्चन ये उठता है कि हमारा इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में कौन से आइटम आते हैं। तो आप ये जान लीजिए अभी से कि जो भी फिक्स्ड एसेट्स, जितने भी आपके फिक्स्ड एसेट्स मतलब लैंड हो गया, बिल्डिंग हो गया, मशीनरी हो गया, ये जितने भी फिक्स्ड एसेट्स होते हैं वो कहाँ आते हैं, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में आते हैं। और खुद इन्वेस्टमेंट, यहाँ पे अगर इन्वेस्टमेंट की बात करें, कौन सी इन्वेस्टमेंट की बात हो रही है, लॉन्ग रन इन्वेस्टमेंट और शॉर्ट रन। एक और इन्वेस्टमेंट होता है करंट इन्वेस्टमेंट। करंट इन्वेस्टमेंट ना तो इन्वेस्टिंग में आता है बल्कि यहाँ पे किसी एक्टिविटी में आता है। करंट इन्वेस्टमेंट द पार्ट ऑफ कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। अगर आप बुक में थ्योरी रीड करेंगे तो आपको वहां पता चल जाएगा कि करंट इन्वेस्टमेंट किसका पार्ट होता है, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट का। करंट इन्वेस्टमेंट किसका पार्ट होता है, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। क्लियर हो गया। तो इस तरीके से बिजनेस एक्टिविटी में जब आप फाइनेंसिंग एक्टिविटी, ऑपरेटिंग एक्टिविटी और इन्वेस्टिंग एक्टिविटी देखेंगे कि पर्टिकुलर कुछ आइटम ऐसे होते हैं जो इसी आइटम में जाते हैं। अब हम इसमें देखेंगे कि किस एक्टिविटी में हमारा इनफ्लो और आउटफ्लो कैसे अरेंज हो रहा है उसमें, ठीक है। इसको नोट करिए आप लोग।
अब हमें देखना है कि हर एक एक्टिविटी में जो एक इंडिविजुअल एक्टिविटी है, ऑपरेटिंग एक्टिविटी, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी, फाइनेंसिंग एक्टिविटी, उसमें कौन कौन से आइटम आते हैं। तो आप लोग बोर्ड की तरफ देखें, यहाँ पे मैंने लिखा है कि ऑपरेटिंग एक्टिविटी में आपको इनफ्लो में क्या आता है और आउटफ्लो में क्या आता है। तो स्टूडेंट ध्यान दीजिए कि मैंने इनफ्लो का मतलब क्या बताया था। इनफ्लो का मतलब कैश का आना कि कैश का जाना। प्लस आइटम आप कह सकते हैं, यानी कैश आएगा तो इनफ्लो होगा, और आउटफ्लो में क्या होगा हमारा, कैश जाएगा। तो ये तो हमें इनफ्लो और आउटफ्लो देख के समझ में आने लगा, क्योंकि देखिए कैश फ्लो स्टेटमेंट एक बिल्कुल ही डिफरेंट चैप्टर है। आपने पार्टनरशिप पढ़ा, आपने बाकी जितने भी चैप्टर्स पढ़े, वहां पे अलग कॉन्सेप्ट चलता है और कैश फ्लो स्टेटमेंट में कॉन्सेप्ट अलग चलता है। तो यहाँ आप डेबिट क्रेडिट में समझिए, यहाँ पे आप क्या समझ में आए, कैश इनफ्लो एंड कैश आउटफ्लो, ये आपको समझना है। क्लियर हो गया। तो अभी आप देखो कि हम बात करें किसकी, ऑपरेटिंग एक्टिविटी। तो थोड़ा सा आप अपना रिकॉल करिए और ये सोचिए कि ऑपरेटिंग एक्टिविटी में क्या क्या आता है। तो ऑपरेटिंग एक्टिविटी में हमने क्या बात किया था, क्या क्या आता था, परचेज एंड सेल ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, ये किस में आता है, ऑपरेटिंग एक्टिविटी। तो ऑपरेटिंग एक्टिविटी में आप ये बताइए कि आपके पास दो वर्ड आ गए, एक परचेज आ गया, एक सेल आ गया, गुड्स एंड सर्विसेज। तो इसमें किस में आपके पास पैसा आएगा और किस में आपके पास पैसा जाएगा, सोच के बताइए। दोनों में से किस में, किसके थ्रू आपके पास पैसा आएगा, कैश आएगा, किसके थ्रू कैश जाएगा, बताइए। सेल में कैश आएगा और परचेज में कैश जाएगा, ठीक है। अच्छा एक बात बताइए, आप जानते हैं अच्छे से, 11 से पढ़ रहे हैं कि जो बिजनेस के ट्रांजैक्शन होते हैं वो कैश ट्रांजैक्शन भी होते हैं और क्रेडिट ट्रांजैक्शन भी होते हैं। तो कैश ट्रांजैक्शन और क्रेडिट ट्रांजैक्शन में कैश किसमें आएगा, कैश ट्रांजैक्शन में आएगा या क्रेडिट ट्रांजैक्शन में आएगा। तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, यहाँ पे हम ये लिखेंगे ना, अगर मान लीजिए इनको बताना है तो कह सकते हैं कैश सेल, कैश सेल में पैसा आएगा एंड इसका अपोजिट यहाँ पे क्या होगा, कैश परचेज में पैसा क्या होगा। चलिए एक एक एक्टिविटी आपने बता दी। सेकंड देखिए अगर आप मान लीजिए हमने आपसे दो एक्टिविटी पूछ ली, एग्जाम में आ जाता है कि भाई दो एक्टिविटी बताइए जो कैश इनफ्लो में आ रहा हो, कैश आउटफ्लो में आ रहा हो। तो आप थोड़ा सा देखिए कि आप मान लीजिए कभी कैश करेंगे, कभी आप क्रेडिट भी करेंगे। तो दो बातें हो गई, अगर मान लीजिए क्रेडिट परचेज कर रहे हैं आप या क्रेडिट सेल कर रहे हैं, तो क्रेडिट परचेज करने से क्या होगा, क्रेडिट परचेज करने से कौन आएगा, डेटर आएगा या क्रेडिटर आएगा, बताइए। दो वर्ड होते हैं ना, डेटर और क्रेडिटर। क्रेडिट परचेज करने से कौन आता है, क्रेडिटर आता है, और क्रेडिट सेल करने से कौन आता है, डेटर आता है। तो इन दोनों में से कभी ना कभी कैश राइज होगा, कभी ना कभी आप क्रेडिटर को पेमेंट करेंगे, कभी ना कभी आपको डेटर से पेमेंट मिलेगा। तो इन दोनों में से बताइए किसमें इनफ्लो होगा और किसमें आउटफ्लो होगा, बताइए। यानी आप कह सकते हैं कैश रिसीव्ड फ्रॉम डेटर एंड यहाँ पे क्या कह सकते हैं, कैश पेड फ्रॉम लिखेंगे कि टू लिखेंगे, टू। समझ में आ गया। तो इसी तरीके से देखिए, ये तो आपका दो एक्टिविटी हो गई थी। मान लीजिए आपसे क्वेश्चन में पूछ ले कि भैया तीन एक्टिविटी बताइए, कैश रिसीव फ्रॉम डेटर। आपसे तीन एक्टिविटी पूछ ली कि 3 एक्टिविटीज आप बताइए इनफ्लो में और 3 एक्टिविटीज बताइए आप आउटफ्लो में। तब आप क्या करेंगे, तो आप बहुत ज्यादा दिमाग मत लगाइए, जितना भी इनकम रिसीव, जितना भी ऑल इनकम रिसीव। अब ऑल इनकम रिसीव मतलब जैसे मान लीजिए रेंट रिसीव हो रहा है, डिविडेंड रिसीव हो रहा है, इंटरेस्ट रिसीव हो रहा है, तो ऑल इनकम रिसीव किसमें आएगा, थ्रू ऑपरेटिंग एक्टिविटी। और ऑल एक्सपेंसेस पेड, रेंट पेड, वेजेस पेड, ऑल एक्सपेंसेस पेड रिलेटेड टू ऑपरेटिंग आपकी कहाँ आएगी, ऑपरेटिंग में। समझ में आ गया, नोट करिए इसको। तो स्टूडेंट जिस तरीके से हमने ऑपरेटिंग एक्टिविटी देखा कि ऑपरेटिंग एक्टिविटी में क्या इनफ्लो में आ रहा है, क्या आउटफ्लो में आ रहा है, उसी तरीके से हम फटाफट अभी देखेंगे इन्वेस्टिंग एक्टिविटी, जो कि हमने पहले ही डिस्कस कर लिया कि इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में इन्वेस्टमेंट का क्या मतलब होता है, और फाइनेंसिंग एक्टिविटी मतलब कि हमारा जो शेयर डिवेंचर आपने देखा था कि फाइनेंसिंग एक्टिविटी में कैसे वो इनफ्लो आएगा और आउटफ्लो आएगा। तो किसी भी एक्टिविटी में क्या इनफ्लो आएगा, क्या आउटफ्लो आएगा, वो सोचने से अच्छा है सबसे पहले आप ये सोचिए कि इसमें आता क्या क्या है। जो हमारा इन्वेस्टिंग एक्टिविटी था, उस इन्वेस्टिंग एक्टिविटी के अंदर पर्टिकुलरली कौन से आइटम आते थे। तो अगर हम बात करें तो आपको याद आ जाएगा कि जितने भी फिक्स्ड एसेट्स,
जो भी हमारे फिक्स्ड एसेट्स थे लाइक लैंड, बिल्डिंग, फर्नीचर, मशीनरी, और जो हमारे खुद इन्वेस्टमेंट, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट या फिर शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट, जो हमारे इन्वेस्टमेंट थे वो हमारे कहाँ आते थे, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। तो अब आप ये सोचिए कि आपके पास जैसे मान लीजिए बिल्डिंग है, तो उस बिल्डिंग के साथ या मान लीजिए आपके पास कार है, उसके साथ आप क्या करेंगे कि कैश इनफ्लो यानी कैश आएगा, और क्या करेंगे कि कैश जाएगा, कैश आउटफ्लो होगा। सोचिए और बताइए। बिल्डिंग है आपके पास, कार है आपके पास, तो उसके साथ क्या करेंगे तो पैसा आएगा, क्या करेंगे तो पैसा जाएगा, सेल करेंगे तो आएगा। अगर हमको इनफ्लो की अगर हम बात कर रहे हैं और अगर हम आउटफ्लो की बात कर रहे हैं, तो इनफ्लो मीन्स व्हाट, पैसा आना, आउटफ्लो मीन्स व्हाट, पैसा जाना। तो हम क्या कह सकते हैं, सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट्स एंड कोई भी इन्वेस्टमेंट अगर आप सेल करेंगे तो आपके पास पैसा आएगा या जाएगा, आएगा, इनफ्लो होगा। इसी तरीके से इसका अपोजिट, परचेज ऑफ फिक्स्ड एसेट्स एंड कोई भी इन्वेस्टमेंट, इसमें क्या होगा, पैसा जाएगा। अब आप एग्जांपल देते रहिए इसमें, सेल ऑफ लैंड, सेल ऑफ मशीनरी, सेल ऑफ बिल्डिंग, यहाँ पे देते रहिए परचेज ऑफ लैंड, परचेज ऑफ बिल्डिंग, परचेज ऑफ कार, परचेज ऑफ फर्नीचर। तो कितने भी आप चाहें तो आप इसमें एग्जांपल लिख सकते हैं। एक और आइटम देखिए, जैसे मान लीजिए आपने बैंक में पैसा जमा किया, फिक्स डिपॉजिट किया, या आपने मान लीजिए किसी कंपनी का शेयर खरीद लिया, तो आपको उस पर इंटरेस्ट मिलेगा या इंटरेस्ट देना पड़ेगा, मिलेगा, इंटरेस्ट मिलेगा। तो यहाँ पे आप देखिए कि इसके सेकेंड टॉपिक में आप लिख सकते हैं इंटरेस्ट या डिविडेंड रिसीव्ड, ध्यान रखिएगा, रिसीव्ड ऑन इन्वेस्टमेंट, ठीक है। इंटरेस्ट या डिविडेंड रिसीव्ड ऑन इन्वेस्टमेंट आपका कहा जाएगा, इनफ्लो में। लेकिन इसका जो अपोजिट आइटम होता है वो यहाँ नहीं आता। आप सोचिए क्यों, इंटरेस्ट रिसीव्ड इन्वेस्टिंग एक्टिविटी का पार्ट हो गया क्योंकि आपने पैसा जमा किया था। लेकिन कभी ऐसा होता है कि आप बैंक में पैसा जमा करें और वहां पे आप इंटरेस्ट दे दें, वो कब होगा, जब आप लोन लेंगे। जब आप लोन लेंगे तो क्या करना पड़ेगा, आपको इंटरेस्ट देना पड़ेगा। तो लोन लेना कहाँ आता है, वो इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में नहीं आता। इसलिए इसका अपोजिट यानी कि इंटरेस्ट पेड या डिविडेंड पेड आप इन्वेस्टिंग एक्टिविटी पे नहीं लिखेंगे। क्लियर हो गया सभी को, ठीक है। इसके बाद देखिए तुरंत हम देख लेते हैं फटाफट कि फाइनेंसिंग एक्टिविटी में हमारा किसके थ्रू पैसा आ रहा है, दिखाई दे रहा है, यहाँ पे दिखाई दे रहा है आपको, ठीक है। और आउटफ्लो, तो फाइनेंसिंग में क्या क्या आता है, पहले ये सोचिए, फाइनेंसिंग में क्या क्या आता है, शेयर आता है, और क्या आता है, डिवेंचर आता है, और क्या आता है, लॉन्ग टर्म लोन आता है, ठीक है। तो अभी आप शेयर के साथ ऐसा क्या करेंगे या डिवेंचर के साथ ऐसा क्या करेंगे कि पैसा आएगा और पैसा जाएगा। तो यहाँ पे आप ध्यान रखिएगा, आप परचेज या सेल वर्ड यूज नहीं करते। कंपनी को जब पैसा चाहिए होता है तो परचेज ऑफ शेयर नहीं करती, जब कंपनी को पैसा चाहिए होता है तो क्या करते हैं, इशू ऑफ शेयर। तो यहाँ पे आप ध्यान रखिए कि इशू ऑफ शेयर या फिर डिवेंचर, जब आप कंपनी जो है वो शेयर को इशू करती है, डिवेंचर को इशू करती है तो पैसा आता है। इसका अपोजिट हम बोलते हैं रिडेम्पशन। क्या बोलते हैं, रिडेम्पशन ऑफ शेयर, रिडेम्पशन ऑफ डिवेंचर। तो उनके थ्रू क्या होगा, पैसा कंपनी के पास से क्या होगा, इनफ्लो होगा आउटफ्लो होगा, आउटफ्लो। बोल नहीं पा रहे आप लोग। इसके बाद सेकेंड लोन। लोन में इशू नहीं होता, हम बैंक के पास जाके नहीं कहते हमको लोन इशू कर दीजिए, वहां पे हम लोन का प्रोसीजर फॉलो करते हैं। तो यहाँ पे आता है प्रोसीड्स फ्रॉम लॉन्ग टर्म लोन। और इसी लोन का जब आप पेमेंट करते हैं तो यहाँ पे हम कहते हैं पेमेंट मेड टू लॉन्ग टर्म लोन, यानी कि जब हम उसी लोन का पेमेंट कर देते हैं तो पेमेंट मेड टू लॉन्ग टर्म लोन। इसके अलावा कुछ और आइटम आते हैं, जैसे भी आपने देखा यहाँ पे इंटरेस्ट या डिविडेंड रिसीव कहा जाता था, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में आता था। तो इसका अपोजिट यहाँ आ जाएगा, इंटरेस्ट या डिविडेंड पेड। इसका अपोजिट यानी कि रिसीव वाला वर्ड यहाँ पर नहीं आएगा। क्लियर हो गया सभी को। इसके अलावा एक होता है बैंक ओवरड्राफ्ट या कैश क्रेडिट।
तो प्रीवियस ईयर से करंट ईयर में अगर बैंक ओवरड्राफ्ट इंक्रीज कर रहा है इसका मतलब पैसा आ रहा है, बैंक ओवरड्राफ्ट कैश क्रेडिट मान लीजिए डिक्रीज हो रहा है इसका मतलब आपने पेमेंट किया तो वो कहाँ जाएगा, आउटफ्लो में चला जाएगा। समझ में आया। इसी तरह जो भी इंटरिम डिविडेंड हो, प्रपोज डिविडेंड हो, सारे डिविडेंड अगर आप पेड कर रहे हैं तो वो कहाँ आते हैं, फाइनेंशियल एक्टिविटी में। क्लियर हो गया सभी को। अब ध्यान रखिए स्टूडेंट कि अब आपको क्या करना है, अपनी बुक में आप देखेंगे स्टार्टिंग के कुछ एग्जाम्पल ऐसे होंगे जो आपको सिर्फ ये बताएंगे कि आप कैसे आइडेंटिफाई करेंगे वो इन्वेस्टिंग में जा रहा है कि फाइनेंसिंग में जा रहा है कि ऑपरेटिंग में जा रहा है, इनफ्लो में जा रहा है, आउटफ्लो में जा रहा है। तो उसकी आज आप प्रैक्टिस करिए, क्योंकि नेक्स्ट टॉपिक जो हमारा शुरू होगा वो हमारा कैश फ्लो स्टेटमेंट का फॉर्मेट स्टार्ट होगा। तो फॉर्मेट आप तभी समझ पाएंगे जब आपको ये इनफ्लो और आउटफ्लो का कॉन्सेप्ट हो। तो आप आज आराम से इसको देखिए, समझिए, इसको रिवाइज करिए सारे कॉन्सेप्ट को, और एक डिफरेंस अच्छे से समझिए कि ट्रेडिंग कंपनी, मैन्युफैक्चरिंग कंपनी या फिर एक होती है फाइनेंसिंग कंपनी। तो नॉर्मली जो काम एक ट्रेडिंग कंपनी या मैन्युफैक्चरिंग कंपनी का जो काम इन्वेस्टिंग या फाइनेंसिंग होता है, वही फाइनेंसिंग कंपनी का वो काम क्या हो जाता है, ऑपरेटिंग। जैसे मान लीजिए बैंक है, बैंक कौन सी कंपनी, फाइनेंसिंग कंपनी। तो इंटरेस्ट लेना, इंटरेस्ट देना, लोन लेना, लोन देना, पैसा लेना, पैसा देना, ये तो फाइनेंसिंग कंपनी यानी बैंक का काम है। तो ये उसका ऑपरेटिंग एक्टिविटी हो गया। लेकिन बाकी मैन्युफैक्चरिंग कंपनी हो गई जो प्रोडक्ट बनाती है, तो वो थोड़ा उसका काम पैसा लेना, पैसा देना है। तो वो अगर पैसा ले या दे रही है तो फाइनेंसिंग या इन्वेस्टिंग हो गया। समझ में आ गया, क्लियर है कॉन्सेप्ट सभी को, जोर से बोलिए। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।